स्टार्ट करते हैं। अब हम सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंसेस जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस क्या होती हैं, मोनोटोन सीक्वेंसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनोटोन सीक्वेंसेस। देखिए, मोनोटोन सीक्वेंसेस ये होती हैं कि जो कि या तो इंक्रीज हो रही हो, उनकी टर्म्स इंक्रीज हो रही है, सीक्वेंस की नंबर तो इंक्रीज ही हो रहा होगा, टर्म जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या फिर उसकी टर्म की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म है 1/n, इन्फिनिट सीक्वेंस है फ्रॉम n इक्वल्स 1 टिल इंफिनिटी, तो इसकी फर्स्ट टर्म 1 होगी, ठीक है। सेकंड टर्म 1/2 इससे कम हो गई, थर्ड टर्म 1/3 इससे फिर कम हो गई, फोर्थ टर्म 1/4 इससे मजीद कम हो गई, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा तो हर बाद वाली टर्म जो होगी पिछली वाली टर्म से जो है वो कम होगी, यानी कि a1 is greater than a2, a2 is greater than a3, and a3 is greater than a4, एंड so ये रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टर्म्स डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। या इस क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। यानी कोई भी सीक्वेंस अगर जिसकी nth फ्रॉम an हो, इन्फिनिट सीक्वेंस हो, n इक्वल्स 1 टिल इंफिनिटी, अगर उसमें ये प्रॉपर्टी होगी इस तरीके से तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगी। और अगर इसके अलावा ये आ जाए a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a2, यानी कोई बराबर भी हो जाए, a2 is greater than or equal to a3 and a3 is greater than equal to a4, ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन आ जाए तो ये होगी सिर्फ डिक्रीजिंग सी। मोनोटोन इस वजह से कि उसका बिहेवियर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि थ्रू आउट द सीक्वेंस वो डिक्रीजिंग है, इस वजह से मोनोटोन डिक्रीजिंग या मोनोटोन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऐसी सीक्वेंस है 2n प्लस 1, ये भी इन्फिनिट सीक्वेंस है, n इक्वल्स 1 टिल इंफिनिटी, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी जब n की वैल्यू 1 होगी तो 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 एंड यानी टर्म्स इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। हर बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से बड़ी है। तो a1 is less than a2 and a2 is less than a3, a3 is less than a4 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही हैं टर्म्स, तो ये कहलाएगी। और क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं है तो इस वजह से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी ये, ठीक है। अगर किसी में इक्वालिटी भी आ जाए, जैसे कि a1 इज लेस देन और इक्वल टू a2, यानी कि हर बाद वाली टर्म उसके बराबर या इक्वल हो, तो a3 इज लेस देन और इक्वल टू a4, तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग या मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो मोनोटोन सीक्वेंसेस जो होती हैं इंक्रीजिंग भी होती हैं, डिक्रीजिंग भी होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये कुछ सीक्वेंसेस मैं लिखता हूँ आपके सामने,
जैसे ये सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म 1/2 है, फोर्थ टर्म 1/3 है, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए कि ये मोनोटोन इंक्रीजिंग है, मोनोटोन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या मोनोटोन डिक्रीजिंग है, या मोनोटोन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? मोनोटोन डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स इक्वल भी आ गई हैं। तो इक्वालिटी जब आ जाए तो वो स्ट्रिक्ट नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोन डिक्रीजिंग। मोनोटोन लिखना जरूरी नहीं है, मोनोटोन का मतलब होता है कि बिहेवियर सेम हो। ठीक है, आप चाहें तो लिख दें मोनोटोन डिक्रीजिंग या सिंपल डिक्रीजिंग लिख दें। जी, मतलब ये कि ये इक्वालिटी आ गई ना, तो ये इसमें इस वाली कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, इस वाली, सॉरी, ये ठीक है। तो इसका बिहेवियर एक ही सेम बिहेवियर है। ठीक है, हाँ, तो वो कांस्टेंट रेशो तो वो तो सिर्फ ऐसी सीक्वेंसेस में होता है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, ज्योमेट्रिक, हम यहाँ न ज्योमेट्रिक की बात कर रहे हैं, ना अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, किसी किस्म की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेशो कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिफरेंस कुछ भी हो। बस हम ये देख रहे हैं कि क्या ये वाला साइन जो है, ये टर्म जो है, प्लीज इधर देख लीजिए इसको, ये वाला टर्म जो है साइन चेंज करेगी, या फिर ये वाला होगा, या फिर ये होगा, या ये होगा। अगर ये फॉलो हो रहा है टर्म्स के दरमियान, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है इंक्रीजिंग है। ये फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग है। और ये फॉलो हो रहा है तो स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग है। और ये फॉलो हो रहा है तो इन चारों में से यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है? तो इन चारों में से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो टर्म्स ऐसी आ गई जिसमें इक्वल भी आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ यही फॉलो हो रहा है। तो बाय डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसके मुताबिक जो है ये डिक्रीजिंग, यानी ये वाला जो है बिहेवियर इसमें आ रहा है। तो इस वजह से इसे स्ट्रिक्टली, इसे इसका कांस्टेंट बिहेवियर इसे नहीं कहते। ठीक है, कांस्टेंट बिहेवियर का मतलब ये होता है, मतलब ये कांस्टेंट बिहेवियर होता है, मतलब जो आप कह रही थी कि कांस्टेंट बिहेवियर नहीं है, ये कांस्टेंट बिहेवियर ही है। अच्छा, इसी तरह से एक सीक्वेंस और देखें। 1 1 2 2 3 3, ये क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी तरह से अगर ये हो 1 -1, फिर 1 -1, 1 -1, ये क्या चीज है? ये मोनोटोन नहीं है, ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये मोनोटोन नहीं है, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस होती है। इसी तरह से अगर ये लिखा हो कोई, ये ऊपर वाली सीक्वेंस की दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ, 1 1/2 1/3 जो हमने लिखी थी, तो वो कौन सी थी? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं कि जिसमें होता यह है कि वो, उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है शुरू में कुछ टर्म्स तक, या तो वो इंक्रीजिंग होती हैं, डिक्रीजिंग होती हैं, फिर कुछ टर्म्स के बाद उनका बिहेवियर फिर कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि 10th टर्म या 5 टर्म या 6 टर्म, कोई सी भी एक टर्म के बाद उनका बिहेवियर कांस्टेंट हो जाता है, या तो इंक्रीजिंग हो जाती हैं या डिक्रीजिंग हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले
जो है वो कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी जो सीक्वेंसेस होती हैं वो इवेंचुअली मोनोटोन कहलाती हैं। ठीक है, तो उन सीक्वेंसेस को हम इवेंचुअली मोनोटोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे दूं इसकी, इवेंचुअली ये मोनोटोन। फॉर एग्जांपल 9 -8 -17, देखिए 9 के बाद -8 है, -17 है, डिक्रीज हो रहा है। और फिर उसके बाद ये 12 और फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसका बिहेवियर यहाँ तक हमें नहीं पता कि किस तरह से हो रहा है। ये टर्म डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई। लेकिन फिर इसके बाद जो है यानी कि 1, 2, 3, 4, 4, फोर्थ टर्म के बाद से फिफ्थ टर्म से ये मोनोटोन इंक्रीजिंग बन गई। तो ये इवेंचुअली मोनोटोन इंक्रीजिंग कहलाएगी या इवेंचुअली मोनोटोन कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है इसमें इसके बारे में इसमें इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, यानी कि बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। लेकिन इसके बाद बिहेवियर जो है वो सेम है, यानी इंक्रीजिंग बिहेवियर है। तो इसके बाद जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगी। जी 2759 क्या मतलब? आप लिखवाएं मुझे, क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए? 13579, तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जी, ये मोनोटोन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बिल्कुल। ये सीक्वेंस के बारे में कह रहे हैं ना? डिफरेंस की हम बात ही नहीं कर रहे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें इससे गर्ज नहीं कि उसको देखिए वो डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। सीक्वेंस हमेशा डिफाइन करती है एक फंक्शन के थ्रू। फंक्शन की एक होती है डेफिनेशन, वेल डिफाइंड डेफिनेशन। जैसे आपने फंक्शन पढ़ा था ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स सम वैल्यू, या वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स आप पढ़ते हैं, तो वो फंक्शन होता है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एन है, यानी फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, या ए एन अब जिसे हम कहते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे इस केस में ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है, 1/n। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 रखेंगे। ये जो आपने डिफाइन किया है, इसमें फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइन होगा, 2n-1। n की वैल्यू 1 रखेंगे 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 3 रखेंगे 5 आ जाएगा, इस तरह से। बाज़ औक़ात एक ही डेफिनेशन से पड़ जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक डेफिनेशन से नहीं होता, तो हम पीस वाइज़ फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने जो है कैल 1 में भी पढ़ा होगा, फंक्शन पीस वाइज़ फंक्शंस होते हैं। तो डिफरेंट डोमेन वैल्यूज़ पे वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो इस तरह से पीस वाइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब जैसे कि यही आप देख लीजिए, ये 9 में से ये 9 के बाद -8 हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर ये कोई किसी तरीके से समझ में नहीं आ रहा। तो आप इसको फंक्शन जब डिफाइन करेंगे इसे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 9 व्हेन n इज़ इक्वल टू 1, -8 व्हेन n इक्वल्स 2, -17 when n is equal to 3, 12 when n is equal to 4, and n plus, sorry, n minus
4 when n is equal to 5। अब ये डेफिनेशन इसकी अब बन गई। इन्फिनिट सीक्वेंस है ये। जब n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक होगी तो फिर आप ये 4 वैल्यूज लेंगे जो कि आपको नजर आ रही है। फिर n की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होगी तो n-4 फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिर आपके पास जो है ये इसी तरह से आ जाएगा, जो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन बतानी है फंक्शन की, ठीक है। या सीक्वेंस की जो nth टर्म होती है वो एक्चुअली फंक्शन की डेफिनेशन होती है। सिर्फ उसमें फर्क ये होता है कि नेचुरल नंबर जो है वो उसकी डोमेन होती है, ठीक। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको जिसकी टर्म्स लिख दी गई हैं क्लियरली नजर आ रहा है, और बाजू का टर्म्स भी नहीं लिखी है मैंने, ये nth टर्म लिखी है, फिर भी आपको नजर आ रहा है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, 2 टर्म्स रख के आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी जो है वो इस तरह से जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बाजू का जो है वो हमें इतना सिंपल नहीं होता। तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, उनसे पता चलता है कि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो रिजल्ट्स क्या हैं उनको देख लेते हैं, उनसे हमें पता चल जाएगा कि अ, जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर ए एन -1 ओवर ए एन ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो जाए, या फिर ए एन -1 या ए एन में से माइनस, हाँ, ए एन -1 माइनस ए एन ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो सीक्वेंस इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नीचे वाली वैल्यू, ज़ाहिर डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 आ रहा है रिजल्ट, तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो छोटी है और ऊपर वाली बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्म्स बाद वाली क्या हो रही हैं? छोटी हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्योंकि इक्वल नहीं है तो ये इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देता हूँ। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसी तरह से ए एन -1 ओवर ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, या फिर ए एन -1 माइनस ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी एक ही बात है कि आप ज़ाहिर है कि जब छोटे में से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि n-1 टर्म बड़ी है और nth टर्म छोटी है, तो बाद वाली टर्म छोटी हो गई, और ये कहलाएगी डिक्रीजिंग, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर ये तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ, अच्छा चलिए इसको कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूँ, मैं इसी में कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया ना, अब इसके बाद मैं इसे इरेज करता हूँ।
देखिए ये अगर लेस देन 1 हो या लेस देन 0 हो तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगी, और लेस देन और इक्वल टू अगर कंडीशन आ जाए तो बस ये इंक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक, तो ये इस तरीके से जो है वो हम इसे देख सकते हैं। अब जैसे ये एक सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल an equals n plus 1 over n plus 2। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये करते हैं कि a n माइनस 1 निकाल लेते हैं, या n प्लस 1 भी निकाल सकते हैं। ये -1 लिखा हुआ है मैंने, इसकी जगह जो है वो -1 की जगह +1 भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब +1 करेंगे तो साइन उल्टा कर देंगे बस। तो an-1 बहरहाल मैं इसको कर देता हूँ, तो ये n-1 + 1 डिवाइडेड बाय n-1 + 2। तो ये हो जाएगा n ओवर n + 1। ठीक है? तो अब हम निकालेंगे an-1 ओवर an इक्वल्स n ओवर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 डिवाइडेड बाय n + 2। ठीक है? इसी तरह से होगा ये। फिर इस तरह से ये हो जाएगा n ओवर n + 1 मल्टीप्लाई बाय n + 2 डिवाइडेड बाय n + 1। तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n + 2 डिवाइडेड बाय n + 1 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि ये एक्सपेंड जो है वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर + 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर + 2n + 1। ये हमारे पास आ गया। वैसे अगर ये डिनोमिनेटर में होता, ये न्यूमरेटर में होता तो ज़्यादा अच्छा था, आसानी से सॉल्व हो जाता। अब ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको उल्टा कर लेते हैं। यानी an-1 देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि an-1 ओवर an लेस देन 1 है, ठीक है? तो अगर इसका उल्टा जो है तो हो जाएगा, रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो वो ग्रेटर में आ जाना चाहिए, ठीक है? ये सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हम an ओवर an-1 कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर + 2n + 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर + 2n। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर + 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर + 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर + 2n। ठीक है? ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर + 2n। ठीक है? तो ये वाली चीज़ जो है ये 1 से ज़्यादा है, क्योंकि ये 1 आ गया। 1 में अब n कुछ भी हो जाए तो वो पॉज़िटिव ही रहेगा, तो ये पार्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब ग्रेटर देन 0 पार्ट जो है वो 1 में ऐड होगा, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि an ओवर an-1 इज़ ग्रेटर देन 1। रेसिप्रोकल ले लीजिए। आपको पता है कि जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होता है? इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है।
तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। और हमने लेस देन 1 के लिए क्या कंडीशन लिखी है? ये क्या है? लेस देन 1 के लिए कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि n कुछ भी हो जाए, n की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 1 होगी। 1 की सूरत में ये 1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये किसी तरीके से 0 हो जाता है तो 0 होने पे जो है वो फिर ये 1 आता है एग्जैक्टली। तो इक्वल टू नहीं आएगा, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो इस वजह से ये स्ट्रिक्टली, तो n जो सीक्वेंस है n is equal to 1 till infinity is strictly increasing। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें से आप माइनस कर दें और फिर वो डिफरेंस जो है वो शो कर दें कि नेगेटिव आएगा। अगर ये आपने शो कर दिया कि डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो ये भी जो है प्रूव हो जाएगा। इस तरह से भी जो है ये प्रूव हो सकता है। सर ये लास्ट के स्टेप्स में क्यों मेंशन किया है, जब हमारे पास 1 + 1/n² + 2n आ गए हमारे पास, तो इससे हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा इंक्रीजिंग है सीक्वेंस। तो ये जो नीचे आपने 2 स्टेप मेंशन किए हैं, ये इसका क्या मतलब है? देखिए, इससे ये पता चला आपको, यहाँ आपने ये बताया है कि इस जगह आपने ये बताया कि ये वैल्यू जो होगी ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ये वाली जो मैंने सर्कल में लिखी हुई है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये हो कि 1 में कोई नॉन ज़ीरो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा, तो जिसकी वजह से ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। हमें चाहिए था an-1/n, तो हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद जो है ये लेस देन 1 आ गया। लेस देन 1 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है, ठीक है? ये हमने यहाँ पे लिखा है। बुक में दूसरे तरीके से लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बुक में जो है इन्होंने इस तरह से करके लिखा हुआ है, an+1/an इज ग्रेटर देन 1 लिखा है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है? an+1 और n, मैंने an-1 करके लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो, लेकिन लिखा सही है सारी चीजें। अब इसके बाद देखें कि ये एक सीक्वेंस है 10 to the power n, जिसकी nth टर्म है 10 to the power n over n factorial, n is equal to सिर्फ nth टर्म ना, सॉरी, ये nth टर्म दी हुई है 10 to the power n, ठीक है? तो अब इसमें जी कुछ पूछना है किसी को? ये अपनी प्लीज वीडियो ऑफ कर लीजिए। आप सबको वीडियो अपनी ऑन करनी पड़ेगी आज, जब जो है वो टेस्ट वो क्विज होगा उस वक्त के लिए अपने कैमरे को महफूज रखिए। अच्छा, ये जो है एन हमें दिया हुआ है, सीक्वेंस ये वाली है। इस सीक्वेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 to the power n over n factorial, n equals 1 till infinity, ठीक है? या तो आप इस तरह से n+1 करके कर लें या n-1 करके कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये इस तरह से भी कर सकते हैं, बस ये होता है कि साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम जैसे कि n+1 टर्म निकालें
अब हमें देखना है कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो an प्लस 1 निकालें, तो ये जाएगा 10 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल। रेशो ले लीजिए an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर n प्लस 1 divided by n plus 1 factorial whole divided by 10 to the power n divided by n factorial। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ देखने से इतना नहीं पता चल रहा ना, इसमें टर्म्स रखने से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल लेंगे तो आपको नहीं अंदाजा होगा कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, दो टर्म से तो बिहेवियर नहीं पता चलता। अब ये इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर सर ये क्वेश्चन हम मालूम ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए रहे हैं बिहेवियर। किसको, हम जो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं ये हम तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर n टाइम्स 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसे n प्लस 1 टाइम्स n फैक्टोरियल लिख दीजिए, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास ये आ रहा है 10 ओवर n प्लस 1। अब ये मुझे बताएं, ये क्या कहेंगे इसके बारे में, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, और या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कह सकते कि n की किसी भी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 1 हो, n की किसी भी वैल्यू के लिए लेस देन 1 हो, ऐसा तो नहीं। इससे पहले वाला हमने जो किया था वो तो n की सर किसी भी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर जी देन जी 0 कहिए। के लिए हमारे पास पॉजिटिव टर्म रहेगी इंक्रीजिंग। देखिए पॉजिटिव की पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हम इसमें, क्योंकि ये जो है रेशो लिया है। जब हम रेशो लेते हैं तो फिर हम लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 देखते हैं, जब हम डिफरेंस लेते हैं तो फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी। आपने n की वैल्यू 1 ली, 0 नहीं लेते हम n की वैल्यू, हम टर्म का नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या रिजल्ट आएगा, 5, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 1 आ रहा है। लेकिन n की वैल्यू हम 5 के बजाय 19 लेते हैं तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, तो ये तो 5 लेस देन 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की एक वैल्यू के लिए ये आ रहा है ग्रेटर देन 1, जिससे आपको पता चला ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये इंक्रीजिंग हो गई। अच्छा, n की जो एक और वैल्यू आपने ली जैसे 19, उसके लिए 1/2 आ गया, तो लेस देन 1 आ गया, तो उससे पता चला कि ये डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कब से ये बिहेवियर स्टार्ट होगा इसका, कि ये लेस देन 1 आए, या कब से ये वैल्यू बिहेवियर स्टार्ट होगा कि ये ग्रेटर देन 1 आए। तो देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे ये 5 आ गया, 2 रखेंगे तो भी ऊपर न्यूमरेटर 10 है, तो जब तक n की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 रहेगी, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10, 10/10 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, कब, 10 तक। लेकिन जैसे ही आप 10 से बढ़ेंगे, 9 तक सॉरी, 9 से जैसे ही बढ़ेंगे यानी जैसे ही 11 पे आ जाएंगे, तो 11 के बाद हमेशा ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी, हमेशा जो है ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, क्योंकि 10 जैसी रखेंगे, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11, 10/11 1 से छोटा आ गया। और क्योंकि ये कांस्टेंट है 10, यहाँ पे जो 10 है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। जी नहीं, उससे भी वही आएगा, मैं आपको खुद करके दिखा दूंगा यहाँ, उससे उससे भी वही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो n की वैल्यू देखें, ये तो कांस्टेंट है 10। अब हम यहाँ n ऐसा रखें कि रिजल्ट जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बढ़ता जाएगा, मतलब ये कि ये वैल्यू जो होगी 1 से हमेशा कम रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास है 10 अपॉन n plus 1 is less than 1 when n is greater than or equal to 10। जब n 10 या 10 से बड़ा होगा तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा होने का मतलब ये हुआ कि जो बाद वाली टर्म है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, सीक्वेंस is eventually decreasing when eventually strictly decreasing when n is greater than equal to 10। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, अब आप पूछिए, क्या पूछना चाह रही थी? ए एन माइनस, तो क्या आ जाएगा, n ओवर 10 आएगा। तब आप इसे जो है वो कर लीजिएगा, 10 ओवर n कर लें, ठीक है ना, या उसी को अगर देख लें तो n की वैल्यू 10। तो अब आपने यहाँ पे लिया है ए एन माइनस 1 ओवर ए एन लिया है, ये लिया ना आपने, ये रेशो। तो n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 10 पे, तो जब n की वैल्यू 10 होगी तो फिर ये 1 आ जाएगा। सर n हम इसको माइनस यूं भी 1 लिख और सकते n, हैं कि n इज, जी कहिए। हमारी फिर सीक्वेंस इंक्रीजिंग कहलाएगा। ये जो आपने किया मैं इसको खुद भी करता हूँ। ए एन माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आपने गलत किया, वो 10 अपॉन n नहीं होगा, 10 अपॉन n माइनस 1 होगा। नहीं, 10 अपॉन n ही होगा, सही है, 10 अपॉन n होगा, और n अपॉन ए एन माइनस 1 ओवर ए एन इक्वल, चले मैं इसको देख रहा हूँ, 10 टू द पावर n टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल divided by 10 to the power n divided by n फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल को n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, n अपॉन 10 ही आ रहा है, सही है, n माइनस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू n अपॉन 10। इस वाली कंडीशन में हमने क्या लिखा था कि अगर ये लेस देन 1 हो जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा,
तो 10 के बाद ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 10 के बाद ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्हेन n इज ग्रेटर देन 10, लेकिन वो इक्वल टू पे भी जो है वो हो रहा है, व्हेन n इज ग्रेटर देन 10 देन an minus 1 over an is greater than 1, 11 आ जाएगा ना, 11 अपन ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, ग्रेटर देन लेस देन 1 के लिए इंक्रीजिंग था, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, उसमें हमने क्या लेके आए हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जी when n is equal to n is greater than 10 then, तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम ये कहेंगे सीक्वेंस इज eventually decreasing when n is greater than 10, और इससे पहले हम क्या कह रहे थे, n की वैल्यू 10 के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे मैंने बस 10 के बाद कंसीडर 10, अगर हम 10 कंसीडर करते हैं ना n की वैल्यू, तो 10 प्लस 1 तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही आएगा। अगर n की वैल्यू हम यहाँ 10 लेते हैं तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 11 पे जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है यहाँ पे। इसमें 10 पे 1 आ रहा है, उसमें उसमें फर्क ये है ना कि 10 अपॉन n प्लस 1 आया है, और यहाँ पे ये आ रहा है 10 n अपॉन 10 आ रहा है, और एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये है कि आपके पास था 10 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल था, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 10 अपॉन 1 आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 आ जाएगा 100, और फिर उसके बाद 1000 या 10 क्यूब कर दें, 10 क्यूब ओवर 6 आ जाएगा, और इसी तरह से जब फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब 10th टर्म होगी तो 10 टू द पावर 10 ओवर 10 फैक्टोरियल आएगा, और 9th टर्म होगी तो 10 टू द पावर 9 ओवर 9 फैक्टोरियल आएगा। मैं देखना चाह रहा हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। 9 और 10th दोनों टर्म पे सेम है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, यानी रिजल्ट दोनों का एक ही आ रहा है। और 11th पे आप देखें, अब ये कब होना शुरू हो गया, तो डिक्रीजिंग कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी 11 से डिक्रीजिंग हो रहा है, और 10th तक जो है सेम है, तो फिर ये ठीक है जो हमने यहाँ पे ये किया है, ये हमें सही रिजल्ट इस तरह से मिल रहा है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 10 पे जो है ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, 10th तक तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, इस पे सेम आ गया, क्योंकि इन दोनों पे सेम आ जाएगा, इससे पहले वाली टर्म पे और इस पे, तो इस वजह से जो है वो ये फर्क यहाँ पर आ रहा है। सर ग्रेट नहीं एन जब रिजल्ट तो एक ही है ग्रेटर देन जी, 10 होगा तो हमारे पास तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, जब n ग्रेटर देन 10 हाँ होगा। ग्रेटर देन 10 हो गया तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी ना, बिल्कुल जी जी, यही हम कह रहे हैं, तो इसी का मतलब है डिक्रीजिंग है, इसी वजह से डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर अगर हम ये लिखें 10 टू द पावर 9 ओवर
9 फैक्टोरियल। तो ये दोनों जो है वो इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों इक्वल इक्वल हो गई, और इक्वल होने के बाद फिर दोबारा जो है ये डिक्रीज, पहले इंक्रीज हो रही थी, फिर इक्वल आ गई, अब डिक्रीज होना शुरू हो गई। असल में उसमें फिर ये कंसीडर किया, उसमें हमने क्या किया, n की वैल्यू 10 और 10 से बड़ा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब अगर वैसे देखा जाए तो 10 की पावर 10 ओवर 10 फैक्टोरियल, कॉमा 10 टू द पावर 11 ओवर 11 फैक्टोरियल, फिर 10 टू द पावर 12 ओवर 12 फैक्टोरियल। ये जो सीक्वेंस बन रही है, पहले वाला ये बता रहा है कि ये सीक्वेंस जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो डिक्रीजिंग है यानी कि काउंट जो है वो यहाँ से कर लिया है, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो आपको ये बता रहा है कि ये सीक्वेंस जो है वो n की वैल्यू ग्रेटर देन 10, यानी कि 11 से स्टार्ट होगी तो ये डिक्रीजिंग होगी। तो यहाँ से जो है ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन 9 से स्टार्ट नहीं होगी। 9 से स्टार्ट होगी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, तो ये आप बना के इस तरह से देख सकते हैं, आपको एक्चुअल जो है वो पता चल जाएगी कंडीशन कि क्या है जी। 2 टर्म, हाँ 2 टर्म सेम है। तो आप यहाँ से देखें ना, ये यहाँ के बाद से देख लें, ये वाली तो 2 टर्म सेम है, तो इसको तो आप नहीं कंसीडर करें, फिर ये इसके बाद से आगे चले जाएं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको आप करें। अब इसके कुछ रिजल्ट्स मुझे कराने थे अभी, हाँ क्विज का भी टाइम, चलिए ठीक है। तो आज यहीं पे रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो क्विज जो है वो फिर मैं शुरू करूंगा।